हेलो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग अपना चैप्टर पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 में जिसका नाम है द यूनियन, और इस पार्ट 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हाउ अ बिल इज पास्ड, कैसे कोई लेजिस्लेशन बनता है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ कानून बनाते हैं, बार बार हम लोग देखते होंगे तरह तरह के कानून बनाते जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। बार बार कानून जो बनाए जाते हैं, उस कानून को बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजीज होता है, क्या टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, क्या प्रोविजन होता है हमारा लीगल, इन सभी मैटर्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रोसीजर को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे बात की गई है कि जिससे जो प्रोसीजर है फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स या कानून बनाने की प्रक्रिया का, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 107 बात करता है। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ अ बिल ना। कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके थ्रू हम अपना एक बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे इन द लोकसभा या राज्यसभा, और उस इंट्रोडक्शन के बाद उसको पास करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। बिल मतलब क्या होता है, एक्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। बिल एक्ट है, बिल वो होता है जब तक कि वो उसको लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरली, जब तक वो पास नहीं हुआ है फाइनली विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक उसको बिल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधेयक। और एक्ट वो हो जाता है फ्रॉम द डेट जिस टाइम से वो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्वायर कर लेगा, जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति उस पर मिल जाएगी, सिग्नेचर हो जाएगा, उसी दिन से वो एक्ट हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बिल एंड अधिनियम। तो अब हम लोग जैसे सबसे पहले तो हमको यही जानना चाहिए कि कितने प्रकार के हमारे यहाँ बिल्स होते हैं एक्चुअली ना। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बिल्स जनरली वी कैन डिस्कस हियर। जैसे पहला हमारा अमेंडमेंट बिल है, जो हम लोग करते हैं अंडर 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 368 में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट दिया गया है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और वो प्रोसीजर पहले था एक्चुअली, अब पावर हो गया उसको, उसकी अलग कहानी है। अभी 368 के बाद मनी बिल है, जो हमारा आर्टिकल 1110 में डिस्कस है। ठीक है, मनी बिल के बाद फाइनेंस बिल है, और उसके बाद जनरली ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल्स मतलब सामान्य बिल। ठीक है, सामान्य बिल। तो ये सारे जो 4 कैटेगरीज के बिल्स पढ़े हमने, तो ये जो फाइनेंस बिल और मनी बिल है, ये लगभग एक जैसे होते हैं। इसको सिर्फ मनी बिल्स में देखिए, मनी बिल्स में तो आप जानते ही हैं कि स्पेशल प्रोविजन होता है उसके लिए पास करने के लिए। जो फाइनेंस बिल होता है वो भी लगभग वित्त के ही मामलों में होता है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल और मनी बिल में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बिल मनी बिल नहीं है वो फाइनेंस बिल है ना। ऑल द बिल्स दैट आर नॉट मनी बिल्स विल बी कंसिडर्ड एज ए बिल फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल्स 2 कैटेगरी का होता है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 जो प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 117 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 117 में ना, 117 में 2 कैटेगरीज बताई गई हैं। पहला फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 कम इंपॉर्टेंट होता है। उसको अभी हम लोग फ्यूचर में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हमको यही पता चला कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ बिल दैट आर प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बिल जो है क्या होता है। तो बिल तो हमको पता चल गया कि एक विधेयक होता है जिसके द्वारा ये प्रपोजल किया जाता है कि ये पर्टिकुलर मैटर पे ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन हमको इंट्रोड्यूस करना है और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस बिल के 2 कैटेगरीज हम जानते हैं कि 2 कैटेगरीज होता है, पहला पब्लिक बिल, दूसरा प्राइवेट बिल ना। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या अंतर होता है, तो पब्लिक बिल आर जनरली दोज बिल्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोडक्शन होता है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, सिर्फ मिनिस्टर होता है ना। जनरल मिनिस्टर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है।
ठीक है, कोई मिनिस्टर ही इसको इंट्रोडक्शन कर सकता है। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें सरकार की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब सरकार का जो, जैसे हम लोग देखते हैं ना मैनिफेस्टो बनाते हैं, कोई भी बीजेपी गवर्नमेंट की अलग पॉलिसी होती है, कांग्रेस गवर्नमेंट की अलग, लोकल पार्टीज जो हैं उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, उस पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन होता है। तीसरा, इट रिक्वायर्स 7 days नोटिस, मतलब अगर सपोज करिए कि हमको बिल एक इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसको इंट्रोडक्शन करने से पहले हमको 7 दिन की प्रायर नोटिस देनी होगी। दूसरा होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल में क्या होता है, तो ये प्राइवेट बिल जनरली नॉन मिनिस्टर के द्वारा पास इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब इसको अदर देन अ मिनिस्टर, मतलब जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मिनिस्टर नहीं करेगा, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस, ठीक है। दूसरी चीज, इट अप्लाइज टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटिटीज, यह व्यक्ति विशेष पे लागू हो सकता है या कॉर्पोरेट बॉडीज पे लागू हो सकता है जो कंपनियां होती है, ठीक है। उसके बाद इट्स इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 month नोटिस। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पब्लिक बिल में 7 दिन की नोटिस रिक्वायर्ड थी, जबकि प्राइवेट बिल में हमको 1 महीने पहले से नोटिस देनी होगी। पब्लिक बिल जनरली लोकसभा में पास ही हो जाता है, प्राइवेट बिल कभी कभी नहीं पास हो पाता है, ठीक है। इसके बाद सपोज करिए कि हमने बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा में, ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी में आप लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल, अभी हम लोग ऑर्डिनरी बिल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये जो 4 तरह के बिल है, अमेंडमेंट बिल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अमेंडमेंट बिल एक्चुअली भी हम दूसरी वीडियो में बता देंगे। आज हम लोग मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल पढ़ेंगे। तो पहले अभी हम लोग सबसे पहले चौथा पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी बिल, सामान्य बिल, साधारण विधेयक जिसको बोलते हैं, ये कैसे पास होता है, ठीक है। तो साधारण विधेयक जो पास करने के लिए सपोज करिए कि हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। राज्यसभा में भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता ही। सपोज कीजिए कि हमने लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस किया, कोई बिल हमको पास कराना है, जैसे आप लोग भूमि अधिग्रहण संबंधी कानून था ना, तो उसमें बहुत सारे विवाद हुए थे बाद में, मान लीजिए वही बिल पास करना है, तो अब वो बिल सबसे पहले उसमें लोकसभा में या राज्यसभा में जिस हाउस में उसको इंट्रोडक्शन किया जाएगा, उस हाउस में उसका 3 स्टेज होता है एक्चुअली, ठीक है। पहला स्टेज जो होता है आप लोग देख रहे हैं, पहला स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द, देखिए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, इसको हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, इंट्रोडक्शन होता है और उसका एक्सप्लेनेशन होता है उस बिल का, कि उस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसके प्रोविजंस है ना। जैसे मान लीजिए किसान के जो किसान बिल था, जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उस भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में बताया जाएगा कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों बनाया जा रहा है, क्या क्या इसके प्रावधान होंगे। ये फर्स्ट रीडिंग हो गई ना। जब जनरली इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये हमारा बिल है और इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक। दूसरा है सेकेंड स्टेज ना, देखिए सेकेंड रीडिंग। इस सेकेंड रीडिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं, उस बिल का एग्जामिनेशन होता है, उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के करने के बाद कुछ कमिटीज बनाई जा सकती हैं। कमिटीज उस पर्टिकुलर बिल पे अपना एक रिकमेंडेशन दे सकती हैं, उस रिकमेंडेशन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। ये सारी चीजें होती हैं। क्या होगा, डिस्कशन होगा, डिस्कशन करने के बाद उस पर कमिटीज, बेसिकली सेकंड जो रीडिंग है, सेकंड रीडिंग या सेकंड स्टेज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कमिटीज बना सकती हैं, कमिटीज उसको एग्जामिन करेंगे, कौन चीजों को, बिल को, कि उसकी लीगलिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी टेक्निकलिटी क्या है ना, या उसमें कोई अगर लैकुना है, ये सारी चीजों को एग्जामिन करेगा, सेकंड एग्जामिन किया जाएगा कमिटी के द्वारा सेकंड स्टेज में। फिर उसके बाद मामला आता है थर्ड स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल स्टेज। इसमें क्या करता है कि फाइनल स्टेज में, थर्ड स्टेज में जो हाउस है जिसने इंट्रोड्यूस किया है, उसके पास वो बिल वापस आ जाता है। मतलब मान लीजिए लोकसभा ने बिल इंट्रोड्यूस किया है, तो लोकसभा के पास वो बिल आ जाएगा और फाइनली उसमें उस बिल को मेजोरिटी के द्वारा पास कर दिया जाता है। अब मान लीजिए मेजोरिटी ने बिल को नहीं पास किया तो वो लैप्स कर जाएगा। मान लीजिए मेजोरिटी ने मतलब उसको पास कर दिया, तो वो उस हाउस से वो बिल पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया। अब वो आएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो अभी हमने 3 स्टेजेस पढ़ा अपना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, इसको 3 स्टेजेस हम लोग भी बोल सकते हैं।
ये सारे स्टेजेस फिर रिवाइज होंगे राज्यसभा में, ठीक है। तो आफ्टर हैपनिंग ऑफ ऑल द 3 रिविजन्स या ऑल द 3 स्टेजेस, क्या होगा, राज्यसभा कैन इन थर्ड, जो तीसरी रीडिंग उसमें इसमें क्या कर सकता है, कोई एक रिकमेंडेशन कर सकता है। जैसे लेजिस्लेशन बनाइए, लोकसभा ने बनाया है, राज्यसभा कहेगा कि इसमें ये वाला प्रोविजन चेंज कर दी ना, जैसे वक्फ बिल अभी बना था, तो वक्फ बिल में राज्यसभा ने कुछ चेंजेस सुझाए थे। तो मान लीजिए कुछ रिकमेंडेशन भेज सकता है, फिर उसके बाद लोकसभा उसको चेंज करके फिर वापस भेज सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, राज्यसभा उस बिल को एज इट इज एक्सेप्ट कर सकता है, जैसा उसको लोकसभा ने रिकमेंड किया, जैसा उसको लोकसभा ने पास किया था। मतलब लोकसभा ने जैसे भेजा वैसे ही राज्यसभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पहली शर्त। दूसरी क्या कर सकता है, राज्यसभा उसमें कुछ रिकमेंडेशन सुझा सकता है कि इसको आप लोग पास कर दीजिए, ठीक है। तो ये लोकसभा पास कर दिया। फिर इसके बाद अब राज्यसभा भी उस बिल को क्या कर दिया, राज्यसभा ने भी अब उसको पास कर दिया, ठीक है। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। अब हम लोग जाएंगे कहाँ, प्रेसिडेंट के पास, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्चुअली लिख देते हैं, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की कहां पे होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेने से पहले सपोज करिए कि राज्यसभा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है ना। जैसे बिल हमने लोकसभा ने पास किया, लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर ली, लेकिन राज्यसभा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, ठीक। सॉरी, जैसे लोकसभा से पास हो गया लेकिन राज्यसभा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसमें डेडलॉक है, कंफ्यूज मतलब विवादास्पद स्थिति है, तो क्या होगा, तब उसको बिल को कैसे पास किया जाएगा। तो उसके लिए प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 108 जो बात करता है ज्वाइंट सीटिंग की। तो इस ज्वाइंट सीटिंग के बारे में 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। पहला कि इट विल बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको बुलाएगा कौन, ज्वाइंट सीटिंग को प्रेसिडेंट बुलाएगा। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया कि इसकी सीटिंग को हेड कौन करेगा, तो इसको ठीक है, इसकी हेड कौन करेगा, इसको स्पीकर ऑफ द हाउस करेगा। मतलब ज्वाइंट सीटिंग को प्रेसिडेंट बुला सकता है, उसकी हेडिंग कौन करेगा, स्पीकर ऑफ द हाउस करेगा। उसमें एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए लोकसभा में जितने मेंबर है, राज्यसभा में जितने मेंबर है, सभी लोग एक ज्वाइंट सीटिंग में आएंगे और इन दोनों हाउसेस के मेजोरिटी से एक बार में पास कर दिया जाता है। तो जनरली चांसेस क्या होता है कि उसको पास हो जाना होता है, क्योंकि चूंकि लोकसभा में हम जानते हैं 543 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में केवल 245 मेंबर हैं, जो कम है, कंपैरेटिवली आधा है। तो अगर सपोज करिए कि लोकसभा अकेले मेजोरिटी से पास कर देता है, मतलब सारे मेंबर्स आ जाते हैं, तो लगभग वो बिल पास हो जाएगा बाय द ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। तो ये जो राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर रहा था, डिनाई कर रहा था, अब वो नहीं हो पाए, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया। इसके बाद अब आती है हमारी तीसरी स्टेज, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ना, राष्ट्रपति की अब हमको लेनी है असेंट, ठीक है ना। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से हो गया, अब हम लोग राष्ट्रपति की असेंट को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने लोकसभा से जो स्टेटस पढ़ा कि लोकसभा से बिल पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, अब प्रेसिडेंट के पास आता है एक्चुअली फॉर हिज असेंट ना। प्रेसिडेंट के पास जब उनके असेंट के लिए आएगा, उनकी सहमति के लिए आएगा, तो क्या प्रोविजन होगा, कैसे प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे और उसके बाद क्या स्टेटस होगा ना। अभी तक वो हम उसको बिल जान रहे हैं, ठीक है, क्या बिल ना, बिल मीन्स विधेयक। तो अब जैसे हम लोग ने देखा क्या हुआ कि पहले लोकसभा में आया, यहाँ से पास हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राज्यसभा में आया, राज्यसभा से पास हो गया। फिर थर्ड स्टेज में आता है प्रेसिडेंट। ये स्टेज चेंज भी हो सकती है, राज्यसभा में पहले आए, लोकसभा में बाद में आए, लेकिन फाइनल स्टेज प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंशियल असेंट लेनी जरूरी है, बिना उसके कानून नहीं बनेगा। प्रेसिडेंट के पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं आफ्टर कंसिडरिंग ए बिल। क्या कर सकता है वो, पहला, ही कैन गिव हिज असेंट डायरेक्टली विदाउट एनी
प्रॉब्लम, उसने जैसे लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, तुरंत वो बिल क्या बन जाएगा, इट विल बी, ये बिल से ठीक है, ये बिल से तुरंत बन जाएगा एक्ट। और ये एक्ट का मतलब होता है अधिनियम ना। एक्ट दो वर्ड होता है, देखिए आप लोग जानते होंगे, सबसे पहले आप लोग प्रेसिडेंट्स का असेंट मिलने के बाद ये बिल बन गया एक्ट, मतलब वो कानून बन गया, अधिनियम बन गया। अब हम थोड़ा सा, चूंकि एक्ट वाला मामला आएगा उसको डिफरेंस बता देते हैं। देखिए, एक होता है एक्ट और एक होता है एक्ट, दोनों ही एक्ट है। एक्ट का मतलब एक होता है बिल, अरे सॉरी, एक्ट मीन्स हो गया क्या, लेजिस्लेशन ना, अधिनियम या कानून, ठीक है। दूसरा एक्ट मतलब क्या हो गया, कार्य, कार्य मतलब एक्शन। तो इस एक्ट और इस एक्ट में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, कैसे हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। तो जब एक्ट लेजिस्लेशन वाला होगा, कानून वाला होगा, तो उसका ए कैपिटल लेटर में होगा, और जो एक्ट कार्य वाला होगा उस एक्ट का ए स्मॉल लेटर में होगा। ये डिफरेंस हो गया बेसिकली, ठीक है, ये लोग आप लोग जान लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने 3 स्टेज पे कि प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी बिना एनी कंफ्यूजन के, तो वो तुरंत क्या बन गया, बिल से एक्ट बन गया, लॉ बन गया। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया, उसको क्या कर दिया, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, की कहा गया इसमें कुछ दिक्कत है, आप इसको एक बार फिर से एग्जामिन कर लीजिए कि क्या दिक्कत है, ये दिक्कत भी आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। अब उसको नहीं पास किया तो उसको रिटर्न कर दिया रिकंसिडरेशन के लिए, तो क्या दोबारा इसी तरह से बार बार करता रहेगा। एक बार आया, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि आप इसको फिर से चेक करिए, फिर दोबारा आया, फिर से प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, दोबारा आया, फिर तीसरी बार भी कर दिया। ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट डिनाई कर सकता है, भेज सकता है, दोबारा नहीं करेगा। इफ इट इज अगेंस्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, ही मस्ट हैव टू गिव हिज असेंट, उसको अपनी असेंट हर हालत में देनी ही होगी, ठीक है। अब तीसरा, दो कंडीशन पढ़ लिया हमने। तीसरा, ही मे विदहोल्ड हिज कंसेंट, मतलब वो अपने कंसेंट को रोक सकता है, ये प्रोवाइडेड है, इसको हम लोग वीटो पावर भी बोलते हैं, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 111 में लिखा है। और ये वीटो बेसिकली 3 तरह की वीटो होता है, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। तो ये वीटो एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने 3 कैटेगरी बताई है। कौन कौन से? एब्सोल्यूट वीटो, और इस एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है इट कैन बी, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली डिनाई, कैन डायरेक्टली रिजेक्ट, ठीक है। तो उस वीटो का जो विदहोल्ड इज कंसेंट में, मतलब वो जो अपना कंसेंट रोक रहा है उसमें उसने डायरेक्टली मना कर दिया। दूसरा क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो, तो इसमें ओनली वंस फॉर रिकंसिडरेशन भेज सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है, एक बार भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए हाउस को। और तीसरा जो है पॉकेट वीटो, जो सबसे ज्यादा चर्चा का बात है, विषय है, अभी केस भी आया है साउथ में, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन नॉट, उसको क्या कह सकते, कैन नॉट वीटो द लेजिस्लेशन, कोई भी अगर लेजिस्लेशन के लिए बिल कोई भेजा जाता है तो उसको अनलिमिटेड समय के लिए वीटो पावर में नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑटोमेटिकली लॉ। और इसी पर्टिकुलर मैटर को लेके अभी हमारी प्रेसिडेंट ऑनरेबल हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने एक आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि कैन सुप्रीम कोर्ट
मेक सच एन ऑर्डर, ठीक है। तो वो पॉइंट कभी हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी आज हम जानते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है। तो पॉकेट वीटो मतलब काइंड ऑफ वीटो, या एक ऐसा अधिकार जिसपे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल एट ऑल टू एनीबडी, ठीक है। प्रेसिडेंट से कोई पूछ नहीं सकता कि आप इसको क्यों रखें अपने पास ना, और कितने दिनों तक आपने रखा। अगर इसको रख लिया, प्रेसिडेंट ने वीटो पावर का यूज कर लिया, तो वो बिल पूरी तरह से लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह का एक्शन जो प्रेसिडेंट अपना सकता है। जनरली प्रेसिडेंट अपना असेंट दे ही देता है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है, तो वो लॉ बन जाता है, ठीक है। ये हो गया लॉ मेकिंग पावर। ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का असेंट, ठीक। इसके बाद हमारा नंबर आता है मनी बिल और फाइनेंस बिल। अमेंडमेंट बिल हम लोग बाद में पढ़ेंगे अंडर 368। अभी हम लोग पढ़ते हैं मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो सबसे पहले हम मनी बिल पढ़ते हैं। मनी बिल, द प्रोसीजर ऑफ मनी बिल या मनी बिल हैज बीन अंडर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 110 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। 110 में क्या कहता है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, क्या क्या चीजें मनी बिल में एक्चुअली होंगी, तो उसको डिफिनीशन में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मनी बिल बेसिकली जो मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसी में डील किया जाता है। और मनी बिल में क्या 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 डिफरेंस होता है फाइनेंस बिल से, तो हम जनरली एक बात कर सकते हैं कि एनी बिल दैट इज रिलेटेड टू टैक्स या फाइनेंस ऑफ द स्टेट एंड दैट इज नॉट अ मनी बिल विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस बिल। इतना डिफरेंस होता है। तो अब मान लीजिए हमको मनी बिल पास करना है, तो मनी बिल में हम जानते हैं राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड अधिकार होता है, बहुत ही लिमिटेड अधिकार। इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। फाइनेंस बिल एज वेल एज मनी बिल दोनों ही का इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, ठीक है। पहली चीज, फाइनेंस बिल में कैटेगरी 1 वाला, कैटेगरी 2 वाला नहीं, ठीक है। फाइनेंस बिल और मनी बिल का हमने इंट्रोडक्शन कहा क्या, देखिए पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन ओनली इन इट इज नॉट राज्यसभा, इट इज लोकसभा, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ओनली इन द लोकसभा नॉट अ राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में इसका इंट्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा में होगा। और लोकसभा में जैसे इंट्रोडक्शन हो गया तो वो क्या डायरेक्टली इंट्रोडक्शन होगा, नहीं, इट विल हैव टू बी कह सकते हैं कि कोरोबोरेटेड, या इट विल हैव द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट विल हैव द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है तो ही उसका इंट्रोडक्शन लोकसभा में किया जाए, ठीक। तो हमने मनी बिल के बारे में 2 चीजें जानी, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, दूसरी चीज इट कैन ओनली इंट्रोड्यूस विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। 2 चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हमने देखा, स्पीकर विल एक्चुअली डिसाइड, स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर विल डिसाइड इट्स कैटेगरी। कैटेगरी क्या होती है कि क्या कोई बिल फाइनेंस बिल है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा, तो दिस विल बी डिसाइडेड ओनली बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि ये द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विल बी फाइनल, ठीक है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, अगर हमारे हाउस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ने कह दिया कि हाँ ये मनी बिल है, तो ये डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, द राज्यसभा इज हैविंग 2 पावर्स ओनली, क्या पावर कर सकता है, कैन ओनली गिव हिज रिकमेंडेशन। मान लीजिए कोई बिल मनी बिल भेजा गया राज्यसभा के पास कि देखिए ये मनी बिल है, इस पे आप अपनी सहमति दीजिए, तो 2 चीज इसमें है कि केवल राज्यसभा उस बिल को 14 दिन तक रोक के रख सकता है। पहली चीज कि 14 दिन तक के लिए रोक सकता है, और उस 14 दिन में मान लीजिए पहली चीज राज्यसभा ने रोक लिया और 14 दिन से ज्यादा हो गया, 15 दिन हो गया, 16 दिन हो गया, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड दैट बिल हैज बीन एक्चुअली पास्ड बाय द राज्यसभा, ठीक है, चाहे राज्यसभा पास करे चाहे न पास करे। दूसरी चीज, मान लीजिए राज्यसभा ने उस पर रिकमेंडेशन भेज दिया लोकसभा के पास कि आप इसमें ये चेंजेस कर दीजिए, लोकसभा चाहे तो वो चेंजेस कर सकती है, चाहे तो वो चेंजेस ना करे। सपोज करिए लोकसभा ने वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया
तो उस चेंजेस के साथ वो लॉ पास हो जाएगा। अगर लोकसभा उसको नहीं पास करती है, चेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करती है, तो भी वो बिल पास हो जाएगा। राज्यसभा इज हैविंग नो पावर इन दिस रिगार्ड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, लोकसभा कैन ओनली एक्सेप्ट और डिनाई, ठीक है। पर लोकसभा की वैलिडिटी, अरे जो हमारी ये वैलिडिटी है हमारा, इसमें चाहे लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना एक्सेप्ट करे, उसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन है उसको लोकसभा ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया। बिल तब भी पास होगा, तब भी पास होगा, ठीक है। राज्यसभा की बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू नहीं है। इसके बाद मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तीसरी बात आती है प्रेसिडेंट का असेंट। तो प्रेसिडेंट मे गिव हिज असेंट और विद होल्ड हिज असेंट, अपना असेंट दे सकता है या रोक सकता है, लेकिन जनरली इसमें असेंट दे ही देता है। और कभी भी मनी बिल में प्रेसिडेंट अपना असेंट नहीं रोकता है। दूसरी चीज, बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन, इसको रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता है, ठीक है। इतनी बात हो गई मनी बिल के लिए। अब मनी बिल में और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक सिमिलरिटी है जो है कि इसमें मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल ना, जो हमारा मनी बिल है और फाइनेंस बिल है और ऑर्डिनरी बिल है, इसमें एक्चुअल में क्या चीजें हैं जो हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ लोकसभा में होगा, विद प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन होगा। तो आर्टिकल 117 में दो तरह का आर्टिकल 117 में फाइनेंस बिल्स के बारे में बताया गया है ना। दो कैटेगरी होंगी, एक फाइनेंस बिल 1 और दूसरा फाइनेंस बिल 2। तो जो फाइनेंस बिल 1 होगा वो वैसे ही पेश किया जाएगा जैसे कि मनी बिल। समझ में आ रही बात? मतलब उसको फाइनेंस बिल 1 को पेश करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी चाहिए होगी और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। बाकी और उसके बाद जैसे मनी बिल में ये सारी चीजें थी राज्यसभा, ऐसा नहीं है। राज्यसभा को वैसे ही पावर होगा जैसे ऑर्डिनरी बिल में होता था, ठीक है। सिर्फ इतना अंतर है ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में कि इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ लोकसभा में होगा और प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से होगा, ठीक है। बात आती है फाइनेंस बिल 2 की, तो फाइनेंस बिल भी एकदम जो है ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, फाइनेंस बिल 2, ठीक है। फाइनेंस बिल 1 और 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे स्पेशल बिल या ऑर्डिनरी बिल ना, जो ये 1 है और 2 है, इसको हम लोग जनरली फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 कहते हैं, ठीक है। या स्पेशल या ऑर्डिनरी बिल भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है दैट इज आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए अमेंडमेंट बिल के बारे में दिया ना, 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 368 में एक्चुअल में अमेंडमेंट पावर है। अमेंडमेंट पावर कैसे है, कैसे हम लोग अमेंडमेंट करेंगे, सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट क्या होता है, दीज ऑल द थिंग्स विल बी डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टुडे दिस इज अ कंप्लीट लेक्चर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और thank you very much for today and having patience with me. Please like and subscribe my channel so that ऐसे लोगों को भी फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच होगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक्चुअल में बेनिफिटेड होंगे। दैट इज माई मोटो बिहाइंड रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर ना। थैंक यू वेरी मच।